यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के महफूज इनखला के लिए ऑपरेशन गंगा जंगी पैमाने पर जारी। हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दिल्ली और मुंबई के लिए मुसलसल आ रही हैं खुसूसी परवाजें। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक और C-17 जहाज स्लोवाकिया और पोलैंड से 400 से जायद भारतीयों के साथ हिंडन एयरबेस पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़िया जौहरी प्लांट पर कब्जे पर दिया बयान। कहा, जौहरी तंसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाना है सबसे ज़्यादा अहम। रूस ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने पर 15 साल कैद की सजा का कानून किया मंजूर। BBC ने रोक दी रूस में अपनी रिपोर्टिंग। फेसबुक, BBC और डॉयचे वेले समेत तमाम वेबसाइट्स ब्लॉक। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम का आज आखिरी दिन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे अवामी जलसा। वहीं मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए 22 सीटों पर आज हो रही है पोलिंग। यहां वोटर 92 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का करेंगे फैसला। ऑस्ट्रेलिया के 2 अजीम क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुनिया को कहा अलविदा। अजीम लेग स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न ने 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर बल्लेबाज रॉडनी मार्श भी नहीं रहे। क्रिकेट की दुनिया में शोक की लहर। मोहाली क्रिकेट टेस्ट का आज दूसरा दिन। मैच के पहले दिन भारत ने ऋषभ पंत के शानदार 96 रन की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर बनाए 357 रन। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारतीय शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जंगी सतह पर जारी है। हुकूमत यूक्रेन से भारतीय शहरियों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर भारतीयों को बाहिफाजत निकालने के लिए मोर्चा संभाल रहा है। स्लोवाकिया से 209 भारतीय शहरियों को लेकर एक C-17 ग्लोब मास्टर सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा। उसी वक्त पोलैंड से एक और परवाज भी 200 से ज्यादा भारतीयों के साथ हिंडन एयरबेस पहुंची। वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने तलबा का पुरतबाक इस्तकबाल किया। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भारतीय शहरियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। रोमानिया के स्तोशिवा से भारतीय तलबा सुबह इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचे। वजीर मुमलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने एयरपोर्ट पर भारतीयों का खैर मकदम किया। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद फंसे भारतीय तलबा की वतन वापसी के लिए हुकूमत का एक खुसूसी ऑपरेशन जारी है। हुकूमत की कोशिश है कि यूक्रेन में फंसे हर भारतीय तालिब इल्म की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने यूक्रेन की सरहद के उस पार से पोलैंड आने वाले तलबा से बातचीत की। पोलैंड आने के बाद भारतीय तलबा निहायत खुश हैं। तलबा की मुस्कुराहट उनकी खुशी के इजहार के लिए ही काफ़ी है। तमाम तलबा ने वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद की मुहिम और काविशों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन क्राइसिस में हमने एक बार देखा है कि खार्किव और कीव के जो आसपास के जगह हैं वहां पे खास तौर पे बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पे आए हैं कुछ बच्चे जो उस बमबारी से और उस जगह से बच के निकलने में कामयाब हुए हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से और बात जानेंगे कि कैसे ये उनका जो समय रहा, जो सफर रहा, वो कैसे रहा खार्किव से पोलैंड के इस शहर तक। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम है अस्मिता सनी। मैं राजस्थान से हूँ। मैं कोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चर्नीवत्सी से हूँ, बट मैं खार्किव में फंस गई थी। मेरे फ्रेंड के साथ में हम गए थे, तो सोच नहीं सकती थी चर्नीवत्सी में होती तो मैं 1-2 दिन में निकल जाती, बट उधर उसकी खार्किव से हम लोग 6 दिन में बंकर में रहे। फिर खाना होने की वजह से हम लोग सरवाइव कर सके, वरना नहीं हो पाता। उसके बाद में फिर हम जहाँ पे मेट्रो स्टेशन में हम जहाँ पे थे वहाँ पे
बॉम्ब एक्सप्लोशन हुआ था, इसलिए हम लोग को तुरंत टनल, बाय रोड हम जा नहीं सकते थे, तो इसलिए हम लोग टनल के थ्रू गए। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक हमने दूरी तय करी। उसे स्टिल हम लोग, अभी भी कुछ आवाज़ आती है तो हम लोग सामान लेके दौड़ने का सोचते हैं कि अभी कुछ हो जाएगा। अभी भी हम लोग रात में कुछ आवाज़ आती है तो एकदम से उठ जाते। आप यहाँ पे आ चुके हैं, अब सही है, आप एम्बेसी का आपको हेल्प मिल रहा है, वापस घर भी निकल जाएगी, तो अब आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ करा कि हम दूसरी कंट्री में आ सके। एम्बेसी वाले बॉर्डर पे खड़े हुए थे हमको लेने के लिए, हम लोग उनकी सहायता से इधर तक पहुँचे। इधर हमको खाना पीना रहना सब अच्छे से हो रहा है, हम लोग को सारा रिलैक्स्ड हम फील कर रहे हैं। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने हमारी सहायता करी है इधर तक पहुँचने में। आप बताएं, आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपिका है। दीपिका, अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप भी खारकिव से आए हैं, जी। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पे इतना बॉम्बिंग एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगी। बट जब फर्स्ट टाइम बॉम्ब स्टार्ट हुआ तो सुबह के 5 बज रहे थे, और हमें पहले तो मुझे लगा कि शायद थंडर स्टॉर्म है जो हो रहा है। बट देन पीपल स्टार्टेड टेक्सटिंग मी कि मतलब बॉम्ब हो रहा है, तुमने आवाज़ सुनी। तो उसके ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो घर वापसी हो रही है आपकी? अब घर वापसी हो रही है। अब बहुत घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अब कि यहाँ तक आ गए, पोलैंड में आ गए, अब इंडियन एम्बेसी संभाल ली। इंडियन एम्बेसी भी संभाल रही है। और आप बताइए, आपके लिए कितना अहम रहा ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा ज़रूर आया था दिमाग में कि इतना कुछ आप आसपास देख रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम दिशांत है। मैं वीएन कराजीना खारकिव शहर में 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने सामने 5.5 सालों में यूक्रेन के शहर को, खारकिव को बनते हुए देखा है, डेवलप होते हुए देखा है, और 1 हफ्ते में आधे से ज़्यादा शहर राख हो गया। तो बहुत बुरा लगा कि मतलब बच्चे बूढ़े सब परेशान हो रहे थे। बहुत हार्ट ब्रेकिंग। अब आप कल वापस जा रहे हैं? हाँ सर, मैं कल वापस जा रहा हूँ। खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, और घर वाले भी काफ़ी खुश हैं। और यूक्रेन में जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, भारतीय शहरी समेत तमाम गैर मुल्की शहरी भी तेज़ रफ्तारी से मुल्क से नकल मकानी कर रहे हैं। ज़्यादातर तारीख़ वतन यूक्रेन की मगरबी सरहद पर आबाद पोलैंड, स्लोवाकिया, मालदीव, हंगरी में पनाह ले रहे हैं। भारतीय सफारतखाने ने हंगरी की सरहद पर वाक़ जोहानी में एक कैंप कायम किया है, जहां तलबा को हर मुमकिन मदद फराहम कराई जा रही है। तलबा को बसों के ज़रिए जोहानी से बुडापेस्ट लाया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत हिंद यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापस ला रही है। यूक्रेन में जैसे जैसे स्थिति खराब हो रही है, बहुत सारे लोग यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं। जो यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कंट्रीज हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ये जो लोग पलायन कर रहे हैं, इनमें से कुछ यूक्रेनियंस हैं, पर बहुत ज़्यादा तादाद विदेशी नागरिकों की है। उसमें से एक बड़ी तादाद भारतीय नागरिकों की है, जिनमें ज़्यादातर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डॉक्टरी की या मेडिसिन की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे थे। जहां मैं हूं, बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, यहां की एम्बेसी, भारतीय दूतावास ने जोहानी करके एक बॉर्डर क्रॉसिंग है यूक्रेन के साथ, वहां एक कैंप ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, जहां भारतीय विद्यार्थियों को और भारतीय नागरिकों को रिसीव किया जाता है, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज किए जाते हैं, फिर उनको बसेस में बैठा के बाय रोड सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ राजधानी बुडापेस्ट में लाया जाता है। यहाँ पर इनके लिए दूतावास ने कई होटल्स, शेल्टर हाउसेस बुक किए हैं, जहाँ इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज किए जाते हैं। जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पासपोर्ट्स नहीं वो ला सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो अंडरग्राउंड बंकर्स में जा चुके थे, मेट्रो स्टेशंस में जा चुके थे, क्योंकि उन शहरों में शेलिंग हो रही थी। वो अपने हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज़ वापस अपने पासपोर्ट्स उठाने नहीं जा सके। उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, टेम्परेरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, और फिर ऑपरेशन गंगा के तहत चलती फ्लाइट्स पर उनको भारत वापस भेजा जाता है। शुक्रवार को करीब 1000 भारतीय नागरिकों को 5 फ्लाइट्स में भारत भेजा गया। ऑपरेशन गंगा जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रहा है। याद करें कि जब पहली फ्लाइट उड़ी थी, करीब 200 कुछ विद्यार्थियों को बॉम्बे पहली बार भेजा गया था बुखारेस्ट से, पर अब ये तादाद बढ़ गई है। हमें यहाँ अधिकारी बता रहे थे कि शनिवार को जो फ्लाइट्स उड़ेंगी, जिसमें एयरफोर्स की C-17 ग्लोब मास्टर होगी, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 1400 से 1500
1500 भारतीय विद्यार्थी यहाँ से भारत वापस भेजे जा सकेंगे ताकि वो अपने घर, अपने देश, अपने मुल्क वापस सुरक्षित लौट पाएं और अपने परिवार से मिल पाएं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, बुडापेस्ट, हंगरी। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफ़ीर सरगई किलिस्टेसिया ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यूक्रेन के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के बारे में झूठ बोल रहा है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर वहाँ कार्रवाई की गई तो आसपास रिहाइश पजीर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। भारतीय शहरियों को स्लोवाकिया के रास्ते वतन वापस लाया जा रहा है। हमें यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के बारे में स्लोवाकिया में भारतीय सफ़ीर लाल से बात की। उन्होंने स्लोवाकिया में सफारत खाने, सरहद पर आने वाले भारतीय शहरियों के लिए खुसूसी इंतजामात के बारे में बताया ताकि वतन वापसी के दौरान लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने जोर देते हुए कहा कि भारत जौहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की सबसे ज़्यादा अहमियत देता है क्योंकि जौहरी तंसीबात से मुताल्लिक़ किसी भी हादसे के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हमें यूक्रेन में एक संगीन इंसानी बुरहान का सामना है जहां हज़ारों भारतीयों समेत शहरियों की हिफाजत दाव पर लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि दोनों फरीक़ों के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर एक महफूज इंसानी राहदरी की तरफ ले जाएगा। While we are discussing the nuclear dimension of an unfolding conflict, this Council must acknowledge that there is a pressing humanitarian crisis confronting us in Ukraine, where safety and security of innocent civilians, including several thousand Indian nationals, in particular students, are at stake. We therefore hope that the second round of talks between the two sides contributes to the immediate establishment of a safe humanitarian corridor. As reiterated by my Prime Minister in his conversations with global leaders, including of the Russian Federation and Ukraine, differences must be resolved through sustained dialogue and diplomacy. Commitment to the principles of the UN Charter, to international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of all states are key principles in this regard. रूस की पार्लियामेंट ने जुमे को फर्जी खबरों के हवाले से सख्त कानून का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में मंजूर नए कानून में फ़ौज के खिलाफ जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने पर 15 साल तक कैद की सज़ा का इल्तिज़ाम किया गया है। नए कानून के तहत फर्जी खबरें फैलाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। इस कानून के ऐलान के बाद BBC ने अपने सहाफ़ियों का काम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। रूस ने सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा दी है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आला तरीन इदारे UNHRC ने रूस के हमलों की जद में आने वाली यूक्रेन में इंसानी हकूक़ की निगरानी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। इंसानी हकूक़ कौंसिल में रूस के हमले के बाद कई मगरबी ममालिक ने इस हवाले से तजावीज़ पेश की थी, जिसके हक़ में 32 और मुखालफत में 2 वोट पड़े थे। 13 अरकान वोटिंग से गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर ममालिक में चीन भी शामिल है, जबकि सिर्फ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। यूक्रेन ने रूस की फ़ौजी कार्रवाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में फौरी बहस का मुतालबा किया, जिसमें बेशतर अरकान ने रूस की मज़म्मत की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इस मरहले में 10 अजला की 22 नशिस्तों के लिए 2 ख़वातीन समेत 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही आज 5 असेंबली हल्कों के 12 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग भी हो रही है। मणिपुर में 92 उम्मीदवारों में से BJP ने 22 और कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं। NPP और NPF पार्टियां भी 10-10 सीटों पर किस्मत आजमा रही हैं। पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और कोविड से महफूज इंतखाबात के इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर नीम फौजी दस्तों की मुनासिब तादाद को तैनात किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। तमाम सियासी जमातों ने वोटरों के दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स भरपूर मुहिम चला रहे हैं। 7वें मरहले में 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में इंतखाबी रैली करेंगे।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में जलसे आम से खिताब करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने कल उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले से पहले अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी में मालदिया चौक पर रोड शो किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने रोड शो को शुरू करने से कबल मालदिया चौक में सरदार पटेल के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत भी नज़र किए। रोड शो के लिए वाराणसी में बीजेपी कारकुनान के साथ मकामी लोगों का ज़बरदस्त हुजूम नज़र आया। वज़ीर आज़म मोदी का लोगो और बीजेपी कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों जानिब काशी के लोग फूल बरसाते रहे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। पीएम मोदी ने वहां मौजूद ओहदेदारों से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी में खड़किया घाट का भी मुआयना किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी में कल एक दुकान पर चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुए। वहाँ एक मशहूर पप्पू चाय की दुकान है जो काशी के अस्सी घाट से कुछ ही फासले पर है। पीएम मोदी ने कल शाम अपने रोड शो के दौरान यहाँ रुककर चाय पी। और अब बात करेंगे मुल्क में टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में वैक्सीनेशन की तादाद में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार अब सुस्त पड़ गई है। कोविड वबाई मर्ज़ के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 1,78,52,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 413वें दिन शाम 7 बजे तक 21 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका की हुकूमत में रियासती कौंसिलों के इंतख़ाबात जल्द अज जल्द कराए जाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर इंद्रामणि पांडे ने कहा है कि श्रीलंका की हुकूमत को इख्तियारात की मुंतक़ली से मुतालिक अपने वादों को पूरा करना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि भारत ने हमेशा श्रीलंका के अंदर तमिलों के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के लिए आवाज़ उठाई है। श्रीलंका में तमिलों को मसावात, अदल इंसाफ, अमन व इस्तेकाम और पूरे वक़ार के साथ जीने का हक़ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आलमी बिरादरी ने श्रीलंका में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। नाजरीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाना अवलीन तरजीह सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने समेत मुतादिद मतालबात वाली अर्जियों पर समाअत की। मरकज़ को हेल्पलाइन शुरू करने की हिदायत दी। तलबा को बचाने को अवलीन तरजीह करार दिया। जो दूसरी ख़बर हम ले रहे हैं वो भी है और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है पटाखा साजी के दौरान धमाका, 14 अफराद हलाक। भागलपुर में पटाखा बनाते वक्त हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये ख़बर है पेशावर पाकिस्तान में जामा मस्जिद में खुदकुश हमला, 57 लोग हलाक हुए हैं। मज़ीद हलाकतों का अंदेशा है। 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सरकर्दा शख्सियात ने इस धमाके की मजम्मत की है। अगली खबर जो हम ले रहे हैं
वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये है इस बार बीजेपी 300 के पार। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है ये बात, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी इस बार 300 से ज़्यादा सीटें लेकर एक बड़ी जीत की तरफ गामज़न है। जो अगली खबर है वो है रोज़नामा हमारा समाज से, और ये है क्रिकेट की दुनिया के अजीम स्पिनर शेन वॉर्न चल बसे। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ है। अगली खबर जो ली है और अगली सुर्खी वो भी हमारा समाज से ही है, और ये है यूपी में आखिरी मरहले के लिए सारी पार्टियों ने झोंक दी है पूरी ताकत। रुख करते हैं अखबार मशरक़ का, और अखबार मशरक़ की ये सुर्खी है कैफ में एक और हिंदुस्तानी रूसी हमले में ज़ख्मी हुआ है। लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानी तलबा को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो नाजरीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। अजीम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 52 साल थी। शेन वॉर्न अब तक के अजीम तरीन लेग स्पिनर्स में से एक थे। वॉर्न की इंतजामी टीम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक थाईलैंड में उनकी मौत हुई है। इसकी वजह दिल का दौरा ख्याल किया जा रहा है। वॉर्न ने 1995 से 2007 के दरमियान 145 टेस्ट और 194 वनडे खेले हैं। दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने मजमूई तौर पर 1001 विकेटें हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर बल्लेबाज रॉडनी मार्श का भी इंतकाल हो गया है। मार्श ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने एक हफ्ते कबल दिल का दौरा उन्हें पड़ा था। मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट क्लास टेस्ट और वनडे समेत मजमूई तौर पर 445 मैच खेले हैं। रॉडनी मार्श ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरी की मदद से 3633 रन बनाए हैं। क्रिकेट की दुनिया में शोक की लहर, और अब बात करेंगे भारत और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैचों की। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल से मोहाली में शुरू हो गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन के खेल के अख्ताम तक भारत ने 6 विकेटों पर 357 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि मयंक अग्रवाल 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। हनुमा विहारी ने निस्फ सेंचुरी बनाई, वो 58 रन बनाने के बाद आउट हुए। उस दौरान विराट कोहली 45 रन ही बना सके। ऋषभ पंत सिर्फ 4 रन से सेंचुरी बनाने से महरूम रह गए और 96 रन बनाने के बाद आउट हुए। काबिल जिक्र है कि भारतीय टीम इस मैच में 3 स्पिनर्स आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और जयंत यादव के साथ मैदान में उतरी है। बात करेंगे डेविस कप की। आज डेविस कप वर्ल्ड प्ले ऑफ ग्रुप 1 डबल्स मुकाबले में डेविड श्रन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी डेनमार्क के फ्रेडरिक नेल्सन और जोहान से मुकाबला करेगी। आज ही रिवर्स सिंगल्स मुकाबले भी खेले जाएंगे। इसी से कबल यूकी भामरी ने कल डेनमार्क के खिलाफ दूसरे सिंगल्स मैच में माइकल टॉपगार्ड को 6-4, 6-4 से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही भारत ने डेविस कप टाई में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। इससे कबल कल भारत और डेनमार्क के दरमियान से दारुल हुकूमत दिल्ली में डेविस कप वर्ल्ड प्ले ऑफ ग्रुप 1 का मुकाबला दिल्ली के जिमखाना क्लब में शुरू हुआ। पहले मैच में भारत के रामकुमार रामनाथन ने सिंगल्स मैच जीतने में कामयाबी हासिल की। रामकुमार ने डेनमार्क के क्रिस्टियान सिग्सगार्ड को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। और खेल की खबरों के बाद अब मौसम का मिजाज।
इसके साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।